हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 अगस्त और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की विषय या फिर थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नया भारत। तो 15 अगस्त 2025 को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया, जो कि इनके द्वारा 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की विषय या फिर थीम है नया भारत। दरअसल 15 अगस्त साल 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से लगभग 200 वर्षों बाद आजादी मिली थी। इस मौके पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया था और साथ ही ऐतिहासिक भाषण भी दिया गया था, जिसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले अम्मा सम्मान दिवस के मौके पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो सिक्किम सरकार द्वारा अम्मा सम्मान दिवस के मौके पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। दरअसल हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को अम्मा सम्मान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि पहले यह दिवस जन उन्मुक्ति दिवस के तौर पर राज्य में मनाया जाता था, जो कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की जेल से रिहाई का प्रतीक था। इस मौके पर अम्मा सशक्तिकरण योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत 32,000 माताओं को 20,000 की पहली किस्त और एलपीजी के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। अब नारी अदालत तो यह महिलाओं द्वारा संचालित विशेष न्याय मंच होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है माताओं का सम्मान करना, साथ ही सामुदायिक स्तर पर स्थानीय विवादों को सुलझाने और महिलाओं की न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली और किस भारतीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी गांधीनगर। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर द्वारा जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का विश्लेषण करना। इस सूचकांक में मानव जीवन पर प्रभाव जैसे कि मौतें, घायल और जनसंख्या प्रभावित आंकड़ों को शामिल किया गया है। डीएफएसआई यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड सेवरिटी इंडेक्स के विकास में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी द्वारा साल 1967 से लेकर 2023 तक के संग्रहित डेटा का उपयोग किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने के लिए आंक में 4 घटकों के तहत आकलन किया गया है। अब ये 4 घटक कौन से हैं? तो पहला है औसत बाढ़ की अवधि, दूसरा है इतिहास में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत, तीसरा है कुल मौतें और घायल और चौथा है जिले की कुल संख्या। इस सूचकांक में बिहार के शहर पटना को सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला माना गया है, जबकि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र का ठाणे इसके बाद आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला आईस्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनआईटी कालीकट। तो देश का पहला आईस्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बना है। अब आईस्टेम तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कार्यालय की पहल है। यह इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वित्त पोषित R&D सुविधाओं का डिजिटल मैप तैयार करना, साथ ही देश के शोधकर्ताओं, उद्योगों, स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराना। अब उत्प्रेरक केंद्र तो यह स्वायत्त नवाचार केंद्र होगा, स्थानीय स्तर पर उन्नत वैज्ञानिक अवसंरचना पहुंच सुनिश्चित करता है, साथ ही राष्ट्रीय अभियानों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी वाई चंद्रचूड़।
तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि इसके लेखक हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि भारत के पूर्व सीजेआई हैं। भारत के संविधान की प्रासंगिकता, उनकी संरचना और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को समझने वाली यह पुस्तक है। साथ ही संविधान के सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण पहलुओं का भी वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हाल ही में राजस्थान के शहर जयपुर में किया गया है, जो कि ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तकनीक के संयोजन से इसका प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य है सूखी रामसर झील को पुनर्जीवित करना और साथ ही स्थानीय जल संकट को भी कम करना। इसकी अवधि है 60 दिन की और 60 ड्रोन उड़ानें इसमें शामिल हैं, जिसमें कि प्रत्येक महीने 4 से 5 ड्रोन उड़ानें शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 30 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक किया गया था। कहां किया गया था? तो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में। इसमें 2 श्रेणियां शामिल थी, अंडर 19 और अंडर 22, और वजन वर्ग शामिल थे 47 से 50 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम तक, जो कि पुरुषों के वर्ग के लिए थे, जबकि महिलाओं की श्रेणी के लिए 45 से 48 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम भार वर्ग तक इसका वजन श्रेणी था। अब भारत के लिए पदक इसमें किसने जीते? तो अंडर 19 वर्ग में भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। अंडर 22 वर्ग में भारत ने 13 पदक जीते, जिसमें कि महिला गोल्ड रितिका ने जीता, जो कि 80 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। अब अंडर 19 वर्ग, तो अंडर 19 वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि अंडर 22 की श्रेणी में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसमें शामिल देश कितने देशों ने भाग लिया? तो 25 और 350 से लेकर 367 मुक्केबाज इसमें शामिल थे, जिनमें कि पुरुषों में 220 और महिलाओं में 147। इसका आयोजन एशियन बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग और थाईलैंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा करवाया गया था। और इन दोनों श्रेणियों में यानी कि अंडर 19 वर्ग और अंडर 22 वर्ग में उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस नामक सांप की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो सांप की नई प्रजाति की खोज हाल ही में मिजोरम की पहाड़ी वनों में की गई है। इसका नाम है स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस। मिजोरम में फ्रेश वाटर झरनों के पास समुद्र तल से लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया गया है। निशाचर है और अर्ध जलजीवी भी है, मतलब कि ज्यादातर रात में सक्रिय रहता है और जमीन तथा पानी के पास ही पाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरव बनर्जी। तो बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में गौरव बनर्जी नियुक्त किए गए हैं, जो कि इन्होंने शशि सिन्हा की जगह ली है। अब बार्क इंडिया तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी और इसका कार्य है टीवी के दर्शकों की रेटिंग को मापना। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला सवाल है, हाल ही में पहले एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अरेनारे। तो हाल ही में पहले एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से डॉक्टर अरेनारे, जो कि नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, इनको सम्मानित किया गया है। दरअसल इस पुरस्कार की शुरुआत हाल ही में 7 अगस्त 2025 को की गई है। इसका उद्देश्य है कृषि और शांति के क्षेत्र में विकासशील देशों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित करना। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028।
तो केंद्र सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को हाल ही में साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब पीएमई ड्राइव योजना तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को की गई थी, जिसका की उद्देश्य है विद्युत वाहनों की खरीद, चार्जिंग नेटवर्क, स्थानीय विनिर्माण और परीक्षण अवसंरचना को बढ़ावा देना। 31 मार्च 2026 तक के लिए यह योजना थी, जिसके लिए कुल बजट है 10,900 करोड़ रुपए, जिसे कि अब 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह बढ़ाई गई अवधि कुछ श्रेणियों के लिए मान्य है, जिसमें कि है इलेक्ट्रिक बसें, एम्बुलेंस, ट्रक और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। योजना की बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि इसके लिए कुल बजट 10,900 करोड़ रुपए ही रहेगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो भारत की पहली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हाल ही में महाराष्ट्र में की गई है, जो कि इसका रूट रहेगा अजनी, नागपुर से महाराष्ट्र के पुणे तक। इसकी लंबाई है 881 किलोमीटर और इसकी गति है 73 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका उद्घाटन हाल ही में वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का 12वां वंदे भारत ट्रेन है। अगला सवाल है, हाल ही में 18वें खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड यानी कि IOAA इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025 साल 2025 में इसका यह 18वां संस्करण था, जिसका आयोजन 11 अगस्त से किया जा रहा है और 21 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शामिल हुए। इसमें 64 देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है और प्रतिभागी छात्र हैं 300 हाई स्कूल के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है, और साथ ही वित्तीय सहायता डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के विज्ञान प्रतिभा प्रोजेक्ट द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य है खगोल एवं खगोल भौतिकी से युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्वदेशी वैज्ञानिक नेतृत्व को सशक्त बनाना। अगला सवाल है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 10 से 9 अगस्त तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बिहार के राजगीर में। इसका शुभंकर था अशोक और इसके लोगों में नीला, हरा और मिट्टी का रंग शामिल था। इसमें कुल टीमें 9 थी, जबकि पुरुषों और महिलाओं की प्रत्येक श्रेणी में 8-8 टीमों ने भाग लिया। अब कैसे? तो भारत, चाइना, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया। लेकिन मलेशिया केवल पुरुषों की श्रेणी में शामिल थी, महिलाओं में नहीं, और नेपाल महिलाओं की श्रेणी में शामिल थी, पुरुषों में नहीं। इसके सफल संचालन के लिए राज्य मंत्री परिषद द्वारा 4.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। महिला वर्ग में विजेता टीम रही है चाइना, जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उप विजेता यानी कि रजत पदक जीता है हांगकांग ने। पुरुष श्रेणी में विजेता रही है हांगकांग की टीम, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है इसने, और उप विजेता रही है यानी कि रजत पदक जीता है श्रीलंका की टीम ने। जबकि महिलाओं की श्रेणी में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है, जिसमें कि बिहार से 4 महिला खिलाड़ी शामिल थी, जबकि भारतीय पुरुष टीम 6ठे स्थान पर रही है। और रग्बी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं राहुल बोस। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जो कि यह पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल लैबोरेटरी गच्चीबौली हैदराबाद में स्थित होगा, जो कि 9,300 वर्ग फीट में फैला होगा। और इस पे लागत कितनी आई है? तो 1.85 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। तो
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में केन्या को पहली बार निद्रा रोग से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। WHO द्वारा औपचारिक तौर पर केन्या को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित किया है। केन्या दुनिया का 10वां देश बना है जहां पे निद्रा रोग को समाप्त घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 10 अगस्त 2025 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत में यह पहली बार आयोजित किया गया था। आधिकारिक तौर पर इंडियन ओपन 2025 नाम से इसे जाना गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर श्रृंखला का यह हिस्सा है। डायमंड लीग के बाद दूसरा प्रमुख वैश्विक ट्रैक और फील्ड का प्लेटफॉर्म है यह। इसमें 4 स्तर पे खेल आयोजित किए गए, जो कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और चैलेंजर। भारत की शुरुआत इसमें ब्रॉन्ज लेवल से हुई है। इसमें 160 से 200 से ज्यादा एथलीट्स शामिल हुए हैं, जिसमें कि 150 से 160 अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट्स शामिल थे, जबकि 90 से ज्यादा भारतीय शामिल थे। 17 से 19 देशों के प्रतिभागियों ने ये भाग लिया था। भारत के लिए इसमें पदक किसने जीता? तो अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर वर्ग में, मुरलीधर श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अनु रानी ने महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही शैली सिंह ने महिला लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता। जबकि रिले श्रेणी में भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर रही है। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्मृति परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में स्मृति परिसर का निर्माण बिहार में किया जाएगा, जो कि पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के पास 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला होगा। इस स्मृति परिसर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान या फिर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क के नाम से जाना जाएगा। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 14.98 करोड़ रुपए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 3 दिसंबर साल 1884 को बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। इनका निधन 28 फरवरी साल 1963 को हुआ था और साथ ही साल 1962 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश बुधियाल। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इसमें 20 एशियाई देशों के 100 से ज्यादा सर्फर खिलाड़ियों ने भागीदारी ली थी। इनमें प्रमुख देश थे भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, सिंगापुर और मलेशिया आदि। भारतीय दल में 12 सर्फर खिलाड़ी शामिल थे, जो कि पुरुष ओपन वर्ग में 3, महिला ओपन वर्ग में 3, जूनियर लड़के 3, साथ ही जूनियर लड़कियां 3। अब पुरुष ओपन वर्ग, तो इसमें भारत के रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी कि पुरुष ओपन वर्ग में जीता है, और जो कि पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अब स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक इस श्रेणी में कोरिया के कनोआ हिजे ने जीता, जबकि रजत पदक इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने जीता पुरुष ओपन वर्ग में। अब ओपन महिला वर्ग, तो ओपन महिला वर्ग में जापान की अनरी मात्सुनो ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि जापान की ही सुमोमो सांतो ने रजत पदक जीता, जबकि थाईलैंड की इसाबेल हिग्स ने कांस्य पदक जीता है। अब एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप, तो इसकी शुरुआत साल 2011 में की गई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के बाली में है। अब वन लाइनर वाले सवाल, तो पहला है, हाल ही में लॉन्च द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा। अगला है, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राधा चौहान नियुक्त की गई हैं। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग को कैंसर जनित रोग घोषित किया गया है? तो हेपेटाइटिस डी को। अगला है, हाल ही में अटल चिवेनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा।
अगला है विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चाइना के चेंगडू के सिचुआन प्रांत में, जो कि इसका आयोजन 7 अगस्त से किया जा रहा है और यह 17 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें कि 16 देश और क्षेत्रों के 5000 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि 34 स्पोर्ट्स और 256 इवेंट्स शामिल हैं। इसका शुभंकर है शुबाओ, जो कि विशालकाय पांडा है, और साथ ही जिनजई, जो कि सुनहरी नाक वाला बंदर है। अगला है हाल ही में किस राज्य में स्थित खैथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्ती हरिनगर कर दिया गया है? तो राजस्थान में। अगला है कबक यानो किस राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अगला है हाल ही में कश्मीर में माल ढुलाई के लिए पहला सक्षम रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन। अगला है बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें कि भारत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा? तो कोलंबिया के बोगोता शहर में, जिसका की आयोजन 21 अप्रैल से 4 मई 2026 तक किया जाएगा, जिसमें कि भारत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा। अगला है देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो सतनारी गांव में नागपुर जिले के महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला है हाल में भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटिंग वाली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आरिनी लोहाटी। अगला है हाल में भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो केरल राज्य वित्तोद्यम। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सूर्य द्रोणाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नागपुर पुलिस के द्वारा। अगला है हाल ही में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो कौन से विधानसभा में पारित किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है? तो उमरिया ओबैदुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 1800 करोड़ रुपए, और यह 60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा।